मैं दुल्हन थी, लेकिन मेरा निगाह में ना दूल्हा था, ना खुशियाँ, ना रिश्तेदार। मेरे हाथों में लाल चूड़ियाँ थी, माथे पर हल्का सा मेकअप था और सामने खड़ी औरत बार बार सिर्फ एक ही बात कह रही थी, जल्दी करो, साहब किसी भी वक्त आने वाले हैं। मेरे समझ से बाहर था कि अगर यह शादी है तो मेरे दिल में इतना डर क्यों है, और अगर शादी नहीं है तो मुझे दुल्हन बनाकर इस बंद कमरे में क्यों बैठाया गया है। मैं अभी यही सोच रही थी कि अचानक बिस्तर के नीचे से किसी चीज के खिसकने की आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने डरते हुए नीचे झांकने की कोशिश की, लेकिन तभी दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में फाइल थी। उसने मुझे देखा और बिना सलाम किए बोला, इस बार साइन करो। मैंने कपटी आवाज में पूछा, ये क्या है? उसने कहा, इतना जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं। उस पल मुझे लगा शायद मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन शुरू हो चुका है, लेकिन मैं गलत थी। असली कहानी तो अभी शुरू हुई थी। मेरा नाम मेहर था। हम 7 बहनें थी। हमारा घर इतना गरीब था कि कई बार भूख भी हमसे शर्माने लगती थी। अब्बू के जिंदा रहते हुए भी मुश्किल से गुजारा चलता था, और जब वो दुनिया छोड़कर चले गए तो जैसे घर की आखिरी दीवार भी गिर गई। अम्मी का एक ही तरीका था, आज किसी से मांग लो, कल का कल देखा जाएगा। कभी किसी पड़ोसी से आटा, कभी किसी से तेल, कभी किसी से घर की बची हुई सब्जी। हमारी जिंदगी ऐसे ही चल रही थी जैसे टूटी नाव समंदर में बह रही हो। लेकिन असली मुसीबत उस दिन आई जब मकान मालिक हमारे घर आकर बैठ गया। उसने पूरे घर को देखा, टूटी चारपाई, बूझा चूल्हा, और फिर हमारी तरफ देखा। उसकी नजर देखकर पहली बार मुझे अपने फटे कपड़ों से ज्यादा अपनी मजबूरी पर शर्म आई। उसने धीरे से कहा, किराया नहीं दे सकती तो दूसरा तरीका भी है। उस दिन उसकी बात समझकर अम्मी का चेहरा सफेद पड़ गया था, लेकिन कुछ दिन बाद वही अम्मी हम बहनों को समझा रही थी, बस एक रात की बात है, घर बच जाएगा। उस रात मुझे पहली बार समझ आया, गरीबी सिर्फ जेब खाली नहीं करती, कई बार इंसान की सोच भी खाली कर देती है। मेरी सबसे बड़ी बहन सना थी। जिस दिन मकान मालिक दोबारा आया, अम्मी की आंखों में आंसू कम और डर ज्यादा था। उसने जाते जाते सिर्फ एक बात कही थी, अगले हफ्ते तक किराया नहीं मिला तो फैसला मैं करूंगा। उसके जाने के बाद घर में ऐसा सन्नाटा था जैसे किसी ने हम सबकी आवाज छीन ली हो। लेकिन सबसे बड़ा झटका हमें तब लगा जब उसी रात अम्मी ने सना को कमरे में बुलाकर कहा, तुझे जाना होगा। सना ने समझा शायद कहीं काम मिला है, लेकिन जब असली बात पता चली तो उसके हाथ से पानी का गिलास गिर गया। उसने रोते हुए कहा, अम्मी आप होश में हैं? लेकिन अम्मी भी जैसे मजबूरी और डर के बीच कहीं खो चुकी थी। वो बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, एक रात की बात है, वरना हम सब सड़क पर आ जाएंगे। उस रात हमसे कोई नहीं सोया, और अगले दिन सच में गाड़ी आई, बड़ी काली गाड़ी। पूरा मोहल्ला खिड़कियों से झांक रहा था। सना जाते वक्त कांप रही थी, लेकिन उसने ज्यादा कांप रही थी क्योंकि पहली बार मुझे महसूस हुआ हमारा घर अब घर नहीं रहा, कोई सौदा बन चुका है। लेकिन असली हैरानी तब हुई जब सना अगले दिन नहीं, पूरे 5 दिन बाद लौटी। हम सब उसके गले लग गए। मैंने उसके हाथ पकड़े और पूछा, क्या हुआ था? बोला ना, लेकिन उसने बस इतना कहा, जो तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं, और चुप हो गई। उसकी आंखों में डर भी था, राहत भी, और कोई ऐसा राज जो वो बताना नहीं चाहती थी। लेकिन एक चीज बदल चुकी थी, उसके हाथ में पैसे का लिफाफा था और चेहरे पर वो भूख नहीं थी जो हमेशा रहती थी। उसी दिन मुझे पहली बार लगा इस कहानी में कुछ ऐसा है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, और शायद असली डर अभी शुरू हुआ है, क्योंकि अगले महीने बारी किसी और की नहीं, मेरी होने वाली थी। पूरा महीना मैं डर से जीती रही। हर सुबह उठती और लगता शायद आज कोई रास्ता निकल आएगा, शायद कोई चमत्कार हो जाए, शायद मकान मालिक अपना इरादा बदल ले। लेकिन गरीब लोगों की जिंदगी में चमत्कार कम और तारीखें जल्दी आती है। महीने का आखिरी हफ्ता शुरू हुआ और अम्मी की नजर मुझसे मिलने से बचने लगी। मैं समझ चुकी थी कि अब अगला नंबर मेरा है। मैंने एक रात अम्मी से कहा, हम ये घर छोड़ क्यों नहीं देते, कहीं भी चले जाएंगे, फुटपाथ पर ही रह लेंगे, लेकिन ये सब मत कीजिए। अम्मी अचानक भड़क उठी, कहने लगी, तुझे लगता है सड़क पर जिंदगी आसान होती है? भूख से बिलखती बहनों को देख तूने। मैंने भी पहली बार ऊंची आवाज में कहा, और ये जो हो रहा है ये आसान है? मेरी बात सुनकर कमरे में बैठे सब लोग चुप हो गए। अम्मी ने मुझे ऐसा देखा जैसे मैं बेटी नहीं, भागवत बन चुकी हूँ। फिर वो दिन आ गया। शाम ढल रही थी, बाहर हल्की बारिश हो रही थी। तभी वही काली गाड़ी हमारे घर के सामने आकर रुकी। मेरा दिल जैसे सीने में नहीं गले में धड़क रहा था।
मैं जाना नहीं चाहती थी। सच कहूँ तो भाग जाना चाहती थी, लेकिन गरीब लड़कियों के पास भागने की जगह भी कहाँ होती है। अम्मी ने मेरे हाथ में पुराना सा बैग पकड़ा दिया और बोली, ज्यादा ड्रामा मत करना। मुझे उस वक्त अपनी माँ पर गुस्सा भी आ रहा था और तरस भी। गाड़ी बहुत बड़े घर के सामने जाकर रुकी। इतना बड़ा घर मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। ऊंची दीवारें, लंबा गेट, अंदर फैली हुई खामोशी। मुझे एक औरत अंदर ले गई। उसने बिना कुछ पूछे मेरे हाथ में लाल कपड़े पकड़ा दिए। मैंने घबरा कर पूछा, ये सब क्यों? उसने कहा, जो कहा जा रहा है वही करो। उसके लहजे में सख्ती थी, लेकिन आंखों में अजीब सी थकान, जैसे वो भी इस घर के किसी राज की कैदी हो। मुझे एक कमरे में धकेल दिया गया। कमरे में बड़ा सा आईना था, लाल कपड़े थे, मेकअप रखा था और एक अजीब सी खामोशी। मैं समझ नहीं पा रही थी, अगर मुझे यहाँ किसी गलत काम के लिए लाया गया है तो मुझे दुल्हन क्यों बनाया जा रहा है। कुछ देर बाद वही आदमी अंदर आया। उसके हाथ में फाइल थी। उसके फाइल मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, साइन करो। मैंने डरते हुए पूछा, पहले पढ़ूंगी। उसके पहली बार मेरी तरफ ध्यान से देखा, फिर बोला, पढ़ी लिखी हो? मैंने कहा, थोड़ा बहुत। वो कुछ सेकंड मुझे देखता रहा, फिर बोला, अच्छा। लेकिन अगले ही पल उसने फाइल बंद कर दी और कहा, वक्त नहीं है, बस साइन करो। मेरा दिल कह रहा था मत करो, लेकिन डर, भूख, मजबूरी, ये तीनों इंसान से वो काम करवा लेती है जो होश में कभी ना करे। कांपते हाथों से मैंने दस्तखत कर दिए और मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था। मैंने अपनी जिंदगी का सबसे अजीब समझौता अभी अभी साइन किया। मैंने साइन तो कर दिए, लेकिन मेरे दिल में ऐसा डर बैठ गया था जैसे मैंने कागज पर नहीं, अपनी किस्मत पर दस्तक किए हो। वो आदमी फाइल उठाकर बाहर चला गया। कमरे में फिर वही अजीब सी खामोशी फैल गई। मैं बिस्तर के किनारे बैठी थी, हाथ कांप रहे थे, आंखें दरवाजे पर लगी थी। तभी मुझे अपने पैरों के नीचे कुछ ठंडा सा महसूस हुआ। पहले लगा शायद मेरा वहम है, लेकिन अगले ही पल फिर वही एहसास हुआ जैसे बिस्तर के नीचे बर्फ रखी हो। मैं घबराकर उठी, दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। मैंने धीरे से चादर उठाई, फिर गद्दे का कोना पकड़ा और जैसे ही गद्दा थोड़ा सा हटाया, मेरे मुंह से चीख निकल गई। बिस्तर के नीचे कोई था, एक जवान आदमी, बिखरे बाल, हाथ में आधी पिघली हुई बर्फ का टुकड़ा और चेहरे पर बच्चे जैसी अजीब सी हंसी। वह मुझे देखकर जोर जोर से हंसने लगा। दुल्हन डर गई, दुल्हन डर गई। मैं पीछे हट गई, मेरा पूरा जिस्म कांप रहा था। तभी दरवाजा खुला और वही आदमी तेजी से अंदर आया। उसने उसे देखा और गुस्से में बोला, साहिल, बाहर निकलो। साहिल? मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। वो जवान आदमी धीरे धीरे बिस्तर से नीचे निकला। उम्र में शायद मुझसे कुछ ही बड़ा होगा, लेकिन उसकी आंखों में अजीब सा खालीपन था, जैसे इस कमरे में हो मगर इस दुनिया में ना हो। उसने मुझे देखकर मासूमियत से पूछा, तुम मम्मा हो? उसका सवाल सुनकर मैं जम गई। मैंने गुस्से और डर में उस आदमी से कहा, ये सब क्या है? मुझे यहाँ क्यों लाया गया है? ये कौन है? पहली बार उस आदमी के चेहरे पर सख्तपन थोड़ा टूटा। उसने गहरी सांस ली, कुर्सी खींचकर बैठ गया और बोला, तुम्हें सच जानना है? मैं चिल्लाई, हाँ। उसने साहिल की तरफ देखा, जो कमरे के कोने में बैठे खिलौनों की तरह बर्फ तोड़ रहा था। फिर धीमे से बोला, ये मेरा बेटा है। मैं हैरान रह गई, इतना बड़ा घर, इतना पैसा और ये आदमी। उसने कहना शुरू किया, 2 साल पहले साहिल बिल्कुल नॉर्मल था, पढ़ा लिखा, बिजनेस संभालने वाला, अपनी बीबी और बेटी से बहुत प्यार करने वाला। लेकिन एक हादसे ने सब खत्म कर दिया। उसकी आवाज भर गई। पहाड़ पर घूमने गए थे, गाड़ी खाई में गिर गई, बहू वहीं मर गई, साहिल बच गया, लेकिन उसका दिमाग वहीं कहीं अटक गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। मैं अब भी डरी हुई थी, लेकिन डर के साथ एक अजीब सा सवाल भी पैदा हो चुका था। अगर ये सब सच है तो मुझे यहाँ क्यों लाया गया? दुल्हन क्यों बनाया गया? वो कागज किस चीज के थे? जैसे उसने मेरे मन की बात पढ़ ली हो। वह धीरे से बोला, क्योंकि अब तुम इस घर से जुड़ चुकी हो। मेरा दिल बैठ गया। मैंने कांपती आवाज से पूछा, मतलब? उसने मेरी तरफ देखा और वो जवाब दिया जिसने मेरी पूरी दुनिया पलट दी। जिस कागज पर तुमने साइन किए थे वो नौकरी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज थी। अब तुम साहिल की पत्नी हो। मेरे हाथ सुन पड़ चुके थे। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। मैंने गुस्से में कहा, आप पागल है क्या? ये शादी है, ऐसे होती है शादी? बिना पूछे, बिना बताए, धोखे से। मेरी आवाज कमरे में गूंज रही थी। साहिल फर्श पर बैठे हमें देख रहा था, जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। उस आदमी ने सिर झुका लिया और पहली बार उसकी आवाज में घमंड नहीं, थकान थी। उसने कहा,
अगर मैं तुम्हें पहले सब बता देता तो क्या तुम मान जाती? मैंने बिना सोचे कहा, कभी नहीं। उसने कहा, इसलिए मैंने दरवाजे की तरफ बढ़ना चाहा। उसने रास्ता नहीं रोका, बस इतना कहा, जा सकती हो, लेकिन पहले अपने घर फोन करके पूछ लो तुम्हारी माँ क्या चाहती है। मुझे गुस्सा आया। मैंने उसी वक्त फोन उठाया और अपनी अम्मी को कॉल कर दिया। मुझे उम्मीद थी वो कहेगी वापस आजा बेटी, लेकिन उधर से जो आवाज आई उसने मेरा दिल तोड़ दिया। अम्मी बोली, अगर वहाँ खाने को मिल रहा है, रहने को जगह मिल रही है तो जिद मत कर। मैं कुछ सेकंड तक बोल ही नहीं पाई। मतलब बस इतना था मेरा वजूद, घर का किराया, 2 वक्त की रोटी और बदले में मेरी पूरी जिंदगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मैंने किसी के सामने रोना पसंद नहीं किया। उसी वक्त साहिल धीरे धीरे मेरी तरफ आया। उसके हाथ में टूटी हुई खिलौनी कार थी। उसने बच्चे जैसी मासूमियत से पूछा, तुम फिर जाओगी? मैंने पहली बार उसे ध्यान से देखा। उसकी आंखों में वह गंदगी नहीं थी जिसका डर मुझे दिखाया गया था। वह सिर्फ टूटा हुआ इंसान बैठा था, ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने बड़ा आदमी कहा होगा, लेकिन जिंदगी ने वापस बच्चा बना दिया था। अगले कुछ दिन मेरे लिए किसी अजनबी सपने जैसे थे। मुझे पता चला मेरी बड़ी बहनों के साथ कुछ गलत नहीं हुआ था। एक से पूरे घर की सफाई करवाई गई थी, दूसरे से छोटी बच्ची की देखभाल, तीसरे से साहिल के कमरे और दवाई का काम। सबको पैसे मिले थे, खाना मिला था, लेकिन एक सख्त शर्त थी, घर का सच बाहर नहीं जाना चाहिए। अब मुझे बहुत सी बातें समझ आने लगी थी। इस घर की दीवारों पर बच्चे वाले रंग क्यों लगे थे? कमरे इतने बड़े होकर भी इतने बिखरे क्यों थे? साहिल बर्फ के टुकड़ों के साथ क्यों खेलता था और वो छोटी बच्ची मुझे देखते ही मम्मा क्यों कह देती थी? लेकिन मेरी सबसे बड़ी लड़ाई अब शुरू हुई थी, क्योंकि डॉक्टर ने साफ कहा था अगर साहिल को ठीक करना है तो उसे डांटना नहीं, छोड़ना नहीं और झूठी उम्मीद भी नहीं देना। यह आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। कई रातें ऐसी होती जब साहिल आधी रात को पूरे घर की लाइटें जला देता, कभी अचानक बारिश में बाहर भाग जाता, कभी अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर पकड़कर घंटों बैठा रहता, तो कभी मुझे देखकर कहता, रूहाना तुम वापस आ गई। उसकी ये बात सुनकर मेरे दिल में अजीब सा दर्द होता, क्योंकि मैं मेहर थी, किसी और की जगह नहीं। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई, क्योंकि 1 साल बाद डॉक्टर ने ऐसी बात कही जिसने मेरी पूरी जिंदगी का फैसला मेरे हाथ में रख दिया। साहिल धीरे धीरे ठीक हो रहा था, लेकिन जब उसकी याददाश्त पूरी लौटेगी, हो सकता है वो तुम्हें अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दे। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। 1 साल पूरा 1 साल मैंने इस घर में गुजारा था। साहिल की दवाई, उसके गुस्सा, उसकी खामोशी, उसके बच्चे के आंसू, सब कुछ अब मेरी आदत बन चुका था। लेकिन पहली बार मुझे एहसास हुआ, मैं इस घर में रह तो रही हूँ, मगर मेरी अपनी जगह क्या है? अगर एक दिन साहिल बिल्कुल ठीक होकर मुझे पहचानने से इनकार कर दे तो मैं क्या करूंगी, कहाँ जाऊंगी? उस रात मुझे नींद नहीं आई। मैं बालकनी में बैठी थी, हल्की बारिश हो रही थी। तभी पीछे से साहिल की आवाज आई, डर रही हो? मैं हैरान रह गई। उसकी आवाज आज अलग थी, पहले से ज्यादा ठहरी हुई, ज्यादा समझदार। मैंने पलट कर देखा, वो पहली बार मुझे ऐसे देख रहा था जैसे सच में मुझे देख रहा हो। मैंने धीरे से पूछा, तुम ठीक हो? उसने कुछ सेकंड चुप रहकर कहा, मुझे सब कुछ धुंधला धुंधला याद आने लगा है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वो कुर्सी पर बैठ गया, फिर बोला, मुझे हादसा याद है, बारिश, पहाड़, चीख और रूहाना। इतना कहते ही उसकी आंखें भर आई। मैंने कुछ नहीं कहा, मैं सिर्फ सुन रही थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? सच बताओ। उस सवाल ने मुझे अंदर तक तोड़ दिया, क्योंकि डॉक्टर सही थे, वो लौट रहा था, लेकिन मेरे पास नहीं, अपनी पुरानी दुनिया की तरफ। अगले कुछ हफ्तों में साहिल बहुत बदल गया। अब वो घंटों चुप नहीं बैठता था, बिजनेस की बातें समझने लगा। डॉक्टर खुश थे। अभिजीत साहब की आंखों में महीनों बाद सुकून दिख रहा था। घर में पहली बार उम्मीद का माहौल था। लेकिन अजीब बात यह थी कि सबकी खुशी के बीच मेरा दिल डूब रहा था। फिर वो दिन आ गया जिसका डर मुझे शुरू से था। साहिल ने मुझे कमरे में बुलाया। उसकी आंखों में अब पहले वाला खालीपन नहीं था, वो पूरी तरह होश में लग रहा था। उसने धीरे से कहा, मुझे सब पता चल गया, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, मजबूरी, तुम्हारी बहनें, सब कुछ। मैं चुप रही। उसने आगे कहा, तुम चाहो तो आजाद हो। बस इतना सुनना था और मेरी आंखों से आंसू निकल पड़े। कितनी अजीब बात थी ना, जिस घर में आने से पहले मैं भागना चाहती थी, उसी घर से जाने की बात सुनकर मेरा दिल टूट रहा था। मैंने मुस्कुराने की कोशिश की और कहा, ठीक है, शायद यही सही होगा।
उस रात मैंने अपना छोटा सा बैग पैक किया। बच्ची सो रही थी। मैं उसके माथे को चूमकर मुड़ी ही थी कि पीछे से उसकी नींद में मेरा हाथ पकड़ लिया और धीरे से बोला, मम्मा मत जाओ। मैं वहीं रुक गई। मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी थी, लेकिन असली झटका भी बाकी था। सुबह मैं जाने के लिए नीचे उतरी तो पूरा घर हाल में खड़ा था। अभिजीत साहब, मेरी बहनें, नौकर और सामने साहिब। मैंने हैरान से पूछा, क्या हुआ? साहिब मेरी तरफ आया। उसके हाथ में वही फाइल थी जैसे पहली रात थी। मेरा दिल बैठ गया। मैंने सोचा शायद तलाक के कागज होंगे, लेकिन उसके फाइल में मेरी तरफ बढ़ाई और कहा, इस बार पढ़कर साइन करना। मैंने कांपते हाथों से फाइल खोली। ऊपर लिखा था, लीगेज मैरिज रजिस्टर फॉर्म। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें नम थी। वो मुस्कुराया और बोला, पहली शादी मजबूरी थी, धोखा था, लेकिन इस बार अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें पूरे होश में अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ। मेरी आंखों में आंसू बह निकले। मैंने कहा, लेकिन तुम तो ठीक हो चुके हो, तुम्हें मेरी जरूरत क्यों है? उसने धीमे से जवाब दिया, क्योंकि जब मैं टूटा हुआ था तब तुम रुकी रही। जब मुझे खुद अपनी पहचान नहीं थी तब तुमने मुझे इंसान समझा। मुझे मेरी पुरानी जिंदगी याद आ गई, लेकिन एक सच उससे भी बड़ा निकला। मैंने पूछा, कौन सा सच? वो मुस्कुराया और बोला कि अब रूहाना से नहीं, मेहर से मोहब्बत करता हूँ। मैं फूट कर रो पड़ी। शायद जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन कभी कभी वो इंसान जिससे मिलने से हमें सबसे ज्यादा डरते हैं, वही हमारे सबसे बड़ी राहत बन जाता है। आज मेरी 2 बहनों की शादी हो चुकी है, 2 अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, अम्मी भी बदल चुकी है और मैं अब सचमुच दुल्हन हूँ। इस बार बिना डर के, बिना मजबूरी के, बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, अगर आप मेरी जगह होते तो क्या इतना बड़ा फैसला ले पाते? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। अगर कहानी ने आपको दिल को छुआ हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही दिलचस्प, भावुक और रहस्य भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिएगा। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।